Welcome to Nerdy Side, Chapter 4, Moving Charges and Magnetism. चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट चैप्टर का रोड मैप देख लेते हैं ताकि आपको पता हो आज नोट्स में क्या क्या आएगा। हम स्टार्ट करेंगे लॉरेंस फोर्स से, फिर बायो-सावर्ट्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, पैरेलल कंडक्टर्स के बीच की फोर्स और आखिर में गैल्वेनोमीटर। एकदम डायरेक्ट और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी। तो फर्स्ट सेक्शन है लॉरेंस फोर्स एंड कंडक्टर फोर्स। देखो, चैप्टर 1 में ये क्लियर था कि स्टेशनरी चार्जेस सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनाते हैं, राइट? पर जैसे ही चार्ज मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड पिक्चर में आती है और ये फील्ड दूसरे मूविंग चार्जेस पर फोर्स लगाती है। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं। F इक्वल्स क्यू इन ब्रैकेट V क्रॉस B प्लस E। ये इक्वेशन बताती है कि एक मूविंग चार्ज पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से। एक चीज नोटिस करना, मैग्नेटिक फोर्स वाला पार्ट क्रॉस प्रोडक्ट है। इसका मतलब फोर्स आपकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर एक सिंगल चार्ज की जगह हमारे पास एक पूरा स्ट्रेट रॉड या वायर हो जिसमें करंट I फ्लो कर रहा हो, तब क्या होगा? फॉर्मूला बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। F इक्वल्स टू I L क्रॉस B। यहाँ पे जो L है वो कंडक्टर की लेंथ का वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन बिल्कुल वही होती है जो आपके करंट की डायरेक्शन होती है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है। इन क्रॉस प्रोडक्ट्स में डायरेक्शन का आना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल। रूल एकदम सिंपल है। इमेजिन करो आपने अपने राइट हैंड से वायर को पकड़ा हुआ है। अगर आपका थंब करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल होंगी ना, वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और अगर V क्रॉस B निकालना है तो V से B की तरफ फिंगर्स कर्ल करो, थंब फोर्स दिखाएगा। अगर ये राइट हैंड रूल का लॉजिक क्लियर लग रहा है तो हाइप कर देना। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, सेक्शन 2, बायो-सावर्ट लॉ। अभी तक हमने फोर्स की बात की, पर ये मैग्नेटिक फील्ड्स एक्चुअल में प्रोड्यूस कैसे होती हैं? बायो-सावर्ट लॉ हमें यही समझाता है। इसका रियल इंट्यूशन ये है कि अगर किसी अजीब से शेप के वायर की फील्ड निकालनी हो तो उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक कर दो। एक टाइनी करंट एलिमेंट IDL की वजह से R डिस्टेंस पर कितनी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड DB बनेगी, ये लॉ हमें एग्जैक्टली वही कैलकुलेट करके देता है, जिसके बाद हम पूरे वायर के लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इसका मैथ्स देखते हैं। DB इक्वल्स म्यू नॉट बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय I DL क्रॉस R डिवाइडेड बाय R क्यूब। यहाँ एक कांस्टेंट है म्यू नॉट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और SI यूनिट्स में इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। ये म्यू नॉट वाला कांस्टेंट ध्यान से नोट कर लो क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तीसरा मेजर टॉपिक, सेक्शन 3, एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो काम गॉसेस लॉ करता था, वही सेम काम मैग्नेटिज्म में एम्पेयर्स लॉ करता है। ये फील्ड्स निकालने का एक बहुत एलिगेंट तरीका है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज्ड एम्पेरियन लूप के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल बराबर होता है म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय उस लूप के अंदर से टोटल एनक्लोज्ड करंट के, यानी इंटीग्रल B.dl इक्वल्स म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। बोर्ड्स या कंपैरेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हम एम्पियर्स लॉ को बायो-सावर्ट के ऊपर कब प्रेफर करते हैं? सिंपल सी बात है, जब ऑब्जेक्ट्स हाईली सिमेट्रिकल हों, जैसे इन्फिनाइट स्ट्रीट वायर या लॉन्ग सोलेनॉइड। ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को एकदम ईजी बना देता है क्योंकि ये बाउंड्री की फील्ड को इंटीरियर सोर्स से डायरेक्टली रिलेट करता है। पर एक कंडीशन ध्यान रखना, ये लॉ सिर्फ स्टेडी करंट्स के लिए वैलिड है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होते। सेक्शन 4, फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स। ये एग्जाम्स का एक बहुत क्लासिक टॉपिक है। सोचो क्या होगा जब दो करंट कैरिंग वायर्स एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल रखे हों। मान लो दो कंडक्टर्स हैं A और B और उनके बीच का डिस्टेंस D है। जब करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर A अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और ये फील्ड कंडक्टर B पर एक साइडवेज फोर्स लगाती है और बिल्कुल सेम चीज कंडक्टर B कंडक्टर A के साथ करता है। अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड और फॉर्मूला देखते हैं। ये ध्यान रखना कि इन वायर्स के बीच लगने वाली फोर्स को हम फोर्स पर यूनिट लेंथ में एक्सप्रेस करते हैं। F इक्वल्स म्यू लॉट इंटू IA इंटू IB डिवाइडेड बाई 2 पाई D। ये फॉर्मूला डायरेक्टली दिमाग में बैठा लो। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, स्टैंडर्ड SI यूनिट जो होती है ना एम्पियर की, उसकी एग्जैक्ट थ्योरेटिकल डेफिनेशन इसी फोर्स फॉर्मूला से डिराइव की जाती है। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी मेमोरी ट्रिक है साइंस के लिए। पैरेलल करंट्स यानी करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो वायर्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एंटी पैरेलल करंट्स जहाँ डायरेक्शन ऑपोजिट हो वो रिपेल करते हैं। ध्यान देना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बिल्कुल ऑपोजिट है। वहाँ लाइक चार्जेस रिपेल करते थे पर यहाँ सेम डायरेक्शन वाले करंट्स अट्रैक्ट करते हैं। गलती मत करना इसमें। आते हैं आज के फाइनल मेजर टॉपिक पर, सेक्शन 5,
मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। करंट्स और फील्ड्स की थ्योरी हो गई, पर रियल लाइफ में इनको मेजर कैसे करेंगे? वहां काम आता है गैल्वेनोमीटर। ये डिवाइस प्योरली मैग्नेटिक टॉर्क के प्रिंसिपल पर काम करता है। जब एक करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है, टॉ इक्वल्स टू m क्रॉस b। यहाँ m है मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि बराबर होता है NIA के। इसी टॉर्क की वजह से कॉइल घूमती है और हमें नीडल पर डिफ्लेक्शन मिलता है। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखो। गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट सर्किट में लगाकर हाई करंट या वोल्टेज नहीं नाप सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जल जाएगा। इसलिए उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। और ये कंपैरिजन एमीटर और वोल्ट मीटर का आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। गैल्वानोमीटर को एमीटर बनाने के लिए हम उसके पैरेलल में एक बहुत छोटी रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसको शंट कहते हैं। ऐसा इसलिए ताकि एमीटर का इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस एकदम ना के बराबर हो जाए और वो सर्किट के एक्चुअल करंट को ड्रॉप ना करे। दूसरी तरफ देखें तो वोल्टमीटर बनाने के लिए हम सीरीज में एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस लगाते हैं। इससे जब उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वो मेन सर्किट से नेग्लिजिबल करंट ड्रॉ करता है और अनडिस्टर्ब्ड वोल्टेज ना पाता है। तो कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी यहाँ कंप्लीट होती है। अब आते हैं चैप्टर के सबसे क्रूशल पार्ट पर, न्यूमेरिकल अप्रोच। एग्जाम में इन क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है? देखो, मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल्स करने का एक सेट प्रोसेस है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करके सभी नोन वैल्यूज लिखो, जैसे करंट, मैग्नेटिक फील्ड या डिस्टेंस। फिर डिसाइड करो फॉर्मूला कौन सा लगेगा। इन्फिनिट वायर दिखे तो एम्पियर लगाओ, पार्टिकल की फोर्स की बात हो तो लॉरेंस। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जहां सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं, राइट हैंड रूल लगाकर क्रॉस प्रोडक्ट के साइंस ठीक से चेक करो। और फाइनली पावर्स ऑफ 10 का ध्यान रखते हुए केयरफुल कैलकुलेशन करो। अब नोट करो वो कॉमन मिस्टेक्स जो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स करते हैं। पहला, V क्रॉस B में वेक्टर डायरेक्शन रिवर्स ले लेना। दूसरा, जल्दीबाजी में डिस्टेंस को सेंटीमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट करना भूल जाना। तीसरा, अभी जो मैंने बताया, वायर्स और चार्जेस के अट्रैक्शन रूल्स को आपस में मिक्सअप कर देना। और एक फाइनल ट्रैप, ये अज्यूम करना कि अगर टर्न्स बढ़ाने से करंट सेंसिटिविटी बढ़ती है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं होता। जब टर्न्स बढ़ाते हैं तो वायर की लेंथ और रेजिस्टेंस दोनों डायरेक्टली बढ़ जाते हैं, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी यूजुअली अनचेंज्ड रहती है। हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप जरूर करना। तो इस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल्स एकदम प्रॉपर रिवाइज कर लिए। लॉरेंस फोर्स देखा, बायो-सावर्ट और एम्पियर्स लॉ से फील्ड्स निकालना सीखा, पैरेलल वायर्स का अट्रैक्शन रिपल्शन समझा और फाइनली गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन्स भी क्लियर कर लिए। अब लेक्चर वाइंड अप करने से पहले एक सिंपल लेकिन बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है आपके लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स को लिंक करके सोचना। अगर एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो एक स्टेशनरी चार्ज एग्जैक्टली क्या बनाता है? सोचना इस बारे में, कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा।